देखो, बजट 2023 के अंदर जो सबसे ज्यादा न्यूज में चलने वाली बात थी, हर एक न्यूज चैनल का हेडलाइन था, वो यही था कि अगर आपका साल का जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो 7 लाख रुपए या तो उससे कम है तो उस केसेस में आपको टैक्स वगैरह एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। भले वो आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो, आपका एनडीटीवी हो, आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो। इकोनॉमिक टाइम्स भी सिंपली यही कहता है कि भाई अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हो, पेंशन वाले बंदे हो, तो यहां पे आपका जो साल का इनकम है अगर वो 7.5 लाख रुपए या तो उससे कम है तो यहां पे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। यहां पे आपको एक बात तो पता होगा कि आप दो तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं। एक है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा है यहां पे आपका न्यू टैक्स रिजीम। मैं आगे आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। सिंपली आप यही समझ लो कि भाई दो तरीके से टैक्स को पे किया जा सकता है। और यहां पे बजट 2023 के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ जिसके तहत अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है आपको कोई भी टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार मुझे न्यू टैक्स रिजीम या तो ओल्ड टैक्स रिजीम कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, कहां पे मुझे कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा, वो तो मुझे बता दो। तो जो असली बात है ना वो आपको आपका जो सीए है वो कैलकुलेट करके बताएगा। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। एक बेसिक मतलब जानकारी पर्पस के लिए आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पे मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं कि अगर भाई किसी बंदे का सैलरी है 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, तो कौन से ऑप्शन के अंदर उसको जीरो टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो चीजों को हम आसानी से समझते हैं, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लो कि आप दो तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करके पे कर सकते हो। एक है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा है आपका न्यू टैक्स रिजीम। अब ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर क्या होगा, तो यहां पे अगर आप अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से करना चाहेंगे तो यहां पे सिंपली यही बात बोली गई है कि अगर आपका जो साल का टैक्सेबल इनकम है अगर वो 5 लाख रुपए या तो उससे कम है तो उस केसेस में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत यहां पे नहीं है। लेकिन अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है साल का अगर वो 5 लाख 1 रुपया भी होगा तो यहां पे जो भी टैक्स का जो बाइफरकेशन दिया है किस रेट से आपको पे करना है तो यहां पे आपको पे करना पड़ेगा। मान लो कि आपका जो साल का टैक्सेबल इनकम है अगर वो 5 लाख रुपए तक है तो यहां पे 0 से 2.5 लाख रुपए का तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख पे 5% यानी कि 12,500। तो जो 12,500 है ना उसके ऊपर वो 12,500 का आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो सरकार है वो आपको दे देगा रिबेट। लेकिन अगर आपका जो साल का टैक्सेबल इनकम है अगर वो 5 लाख 1 रुपया भी है तो यहां पे 0 से 2.5 लाख पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यहां पे जो 5%, 20%, 30% है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पे आपको कोई भी रिबेट वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात आपको एक लाइन में समझ गया होगा कि भाई अगर मेरा इनकम साल का 5 लाख है तो उससे कम है तो मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। वहीं पे अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से तो यहां पे सिंपली बजट 2023 में यही कहा गया है कि भाई अगर जो आपका साल का टैक्सेबल इनकम है अगर वो 7 लाख रुपए तक है और वहीं पे अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहां पे आपको 7.5 की बात की गई है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो सारा मिलाकर आप यही समझ लो, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं। आप सिंपली ये समझ लो कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपका जो साल का इनकम है अगर वो 7 लाख रुपए है तो उससे कम है तो उस केसेस में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी टैक्स का लायबिलिटी बनेगा यहां पे सरकार आपको रिबेट, आपको डिस्काउंट दे देगी। लेकिन अगर आपका जो साल का टैक्सेबल इनकम है अगर वो 7 लाख 1 रुपया भी होगा तो यहां पे जो भी रेट बताया गया कि 0 से 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं, 3 से 6 पे 5%, 10%, 15%, उसके हिसाब से आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ओल्ड और न्यू में तो अच्छा है ना, 7 के ऊपर 7 के अंदर में कोई भी टैक्स देने की जरूरत है, हमें न्यू सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पे न्यू में एक बात कही गई है कि भाई अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हो तो यहां पे आपको डिफरेंट तरीके का एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपको सेक्शन 80C, 80D, 80E के तहत डिफरेंट तरीके का डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर दिया जाता है। लेकिन ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि भाई आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए, मुझे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो। तो यहां पे मैं आपको इस चीज को सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे हम सबसे पहला बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो मान लीजिए कि किसी पर्सन का जो साल का सैलरी है वो है 10 लाख रुपए का, या तो किसी का साल का जो सैलरी है वो है 12 लाख रुपए का। तो यहां पे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको एक बात तो पता होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको डिफरेंट तरीके का डिडक्शन वगैरह मिल जाता है। तो यहां पे मान लो सैलरी 10 से 12 है तो क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहला उस बंदे को मिल जाएगा सैलरी के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आप 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दोनों ही केसेस में ले सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आप जो भी प्रोफेशनल टैक्स पे करेंगे 2,500 रुपए तक का आप यहां पे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको ये भी पता होगा कि यहां पे आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का। तो यहां पे हम ये भी मान के चलते हैं कि जो बंदे हैं 10 लाख 12 लाख रुपया सैलरी वाले, उन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होगा जहां पे उनको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन वगैरह
मिला होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एंड उसके ऊपर आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया है, उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट का भी आपको मिल जाएगा डिडक्शन। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मैंने मैक्सिमम डिडक्शन दोनों ही केसेस में लेके चल रहा हूं। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस के अंदर, आपको सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलो कि 10 लाख 12 लाख वाला दोनों जो बंदा है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है, तो दोनों को यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे डिडक्शन वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 80D के तहत, मान लो कि आपका उम्र 60 साल के अंदर में है और आपके जो पेरेंट्स है उनका उम्र भी 60 साल के अंदर में ही है, तो दोनों का मिला के यहाँ पे आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह पे करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में 50,000 रुपया मान के चल रहा हूं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेक्शन 80EB के तहत अगर आप मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो यहाँ पे आप उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर लोन पे लेंगे, उसका जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे ना, उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस बंदे का सैलरी 10 लाख रुपए का है उसने कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह नहीं खरीदा है, और जिस बंदे का सैलरी 12 लाख रुपए का है तो उसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, और यहाँ पे उसको एंड यहाँ पे उस बंदे को उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो भी इंटरेस्ट वो पे कर रहा है लोन का, उसको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर, उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाता है सेक्शन 80 CCD 2 के तहत। तो यहाँ पे मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जिस बंदे का सैलरी 10 लाख रुपए का है उसका एम्प्लॉयर एनपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं कर रहा है, और जिस बंदे का सैलरी 12 लाख रुपए का है उसका जो एम्प्लॉयर है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 50,000 रुपए का डिडक्शन वगैरह लिया है। तो यहाँ पे सिंपली जो 10 लाख रुपए का इनकम है, 12 लाख रुपए का इनकम है, ये सारा डिडक्शन आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका टैक्सेबल इनकम निकल के आएगा वो दोनों ही केसेस में निकल के आएगा 5 लाख रुपया। और यहाँ पे मैंने आपको एक महीने रूल्स बताया था। रूल्स क्या बताया था भाई, कि यहाँ पे सिंपली बोला है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अगर आपका जो साल का टैक्सेबल इनकम है अगर वो 5 लाख रुपए या तो उससे कम है, तो उस केसेस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा उसके ऊपर आपको मिल जाएगा रिबेट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि भाई आपका दोनों ही केसेस में साल का जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है, फाइनल डिडक्शन वगैरह मारने के बाद में वो है 5 लाख रुपया। तो उस केसेस में आपका टैक्स कितना बनेगा, उस 5 लाख रुपए के ऊपर आपका दोनों ही केसेस में टैक्स बनेगा 12,500। लेकिन सरकार ये कहती है कि भाई जो भी आपका टैक्स बनेगा ना, हम आपको दे देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पे 12,500 रुपए का आपका टैक्स बन रहा था, सरकार ने आपको दे दिया रिबेट डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो हो जाएगा 0। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इसके अंदर और भी आपको डिडक्शन मिलते हैं अंडर सेक्शन 10 के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका HRA हो गया, आपका LTA हो गया, अगर आप अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन का फीस भरते हैं तो ये सारा डिडक्शन तो मैंने इसके अंदर लिया ही नहीं है। और यहाँ पे हम सिमिलरली इस चीज को वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो मान लो कि भाई न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से किसी बंदे का जो साल का सैलरी है वो है 10 लाख रुपए का और किसी बंदे का सैलरी है 12 लाख रुपए का, तो उस बंदे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन वगैरह का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ज्यादातर एक ही डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत आपको यहाँ पे 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली 50,000 रुपए का डिडक्शन मिला है। तो अगर किसी बंदे का सैलरी 10 लाख रुपए का है तो उसका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 9.5 लाख रुपया, और किसी बंदे का जो साल का सैलरी 12 लाख रुपए का है तो उसका जो टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगा 11.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल टैक्स बनेगा उसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है कि दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हैं तो आपका जो भी अगर मान लो कि 7.5 लाख रुपए तक का इनकम होगा तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेने के बाद में आपका जो साल का टैक्सेबल इनकम बनेगा वो बनेगा 7 लाख रुपया। तो उस केसेस में आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो इसके लिए सैलरी वाले बंदों के लिए 7.5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप, क्योंकि वहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके केसेस में अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए है तो उससे कम है तो यहाँ पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख 1 रुपया भी होगा तो उस केसेस में जो भी रेट्स है उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स वगैरह लग जाएगा। अब यहाँ पे आएगा फाइनल क्वेश्चन कि भाई साहब कौन सा वाला बेटर है, ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है कि न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। तो यहाँ पे देख लो, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पे आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे बंदे हो, यहाँ पे आप ऐसे खर्चे करते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पे आपको डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता है, तो डेफिनेटली आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात ये भी है कि भाई एक ही रूल हर एक बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये बात असली वाला है ना आपका सीए बताएगा। यानी यहाँ पे एक बेसिक सा बात यही कहा जाता है कि आपको दोनों तरीके से अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहिए, ओल्ड टैक्स के अंदर भी न्यू टैक्स के अंदर भी। और जहां पे आपका टैक्स लायबिलिटी कम आएगा उस तरीके से आपको टैक्स वगैरह पे करना चाहिए। तो यही था एक मतलब फाइनल यही बात है कि भाई दोनों तरीके से कैलकुलेट करो, जिस केसेस में आपका टैक्स कम आएगा उस तरीके से आपने पे करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।